हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। आज हमारे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद जब आप इस पार्ट को सुनेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ऑनर्स फंड, बोरोड फंड। तो हमने बहुत चीजें इसमें डिस्कस करी थी। अब उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम शेयर्स पर। बेसिकली शेयर्स क्या होते हैं? द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। पहली बात तो ये कि जो शेयर्स होते हैं कंपनी के थ्रू होते हैं, तो जो भी पैसा हम शेयर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। एक्चुअली अ कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होती है और हर यूनिट को हम लोग शेयर्स कहते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पर कंपनी एक आदमी को अपने शेयर्स दे रही है और वो आदमी कंपनी को पैसे दे रहे हैं। इफ अ कंपनी हैज इशूड 1 लाख शेयर्स, एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है। तो मतलब कंपनी की जो टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल है वो 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। टाइप्स ऑफ शेयर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इक्विटी शेयर किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर जो होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल में आते हैं। मतलब इक्विटी शेयर्स के थ्रू जब भी कोई कंपनी पैसा कलेक्ट करती है तो वो मोर देन 5 ईयर के लिए होता है। इनफैक्ट वो लॉन्ग लास्टिंग ही रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग रियल ओनर बोलते हैं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और इनके पास वोटिंग राइट भी होते हैं। मतलब अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी के रियल ओनर बनना चाहते हैं कि आप रियल ओनर बन के उस कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएं, उस कंपनी में वोटिंग राइट रख पाएं, तो आपको इक्विटी शेयर्स को बाय करना होगा। दे डू नॉट रिसीव फिक्स डिविडेंड। इनको कोई भी फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता है। इंस्टेड सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट पर बेस होता है। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और अगर कंपनी लॉस में होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लॉस में रहेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप, एंजॉय द बेनिफिट्स व्हेन द कंपनी परफॉर्म वेल। अब अगर हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर की, तो हाई रिटर्न्स फॉर रिस्क टेकिंग। देखिएगा, इक्विटी शेयर्स बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, मैनेजमेंट में डिसीजन भी लेते हैं, तो इस वजह से उनके पास प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा रहता है। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर विलिंग टू टेक रिस्क फॉर पोटेंशियल हाई रिटर्न। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर होते हैं जो हाई रिटर्न्स, हाई रिस्क लेना चाहते हैं। नो कंपलसरी डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मतलब शेयर्स पर प्रॉफिट मैंडेटरी नहीं है। तो देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंपनी। कंपनी के ऊपर ऐसा कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं कि उन्हें इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट देना ही देना है। अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी और अगर कंपनी लॉस में तो उन्हें बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देगी। परमानेंट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। जो इक्विटी शेयर का फंड होता है ये परमानेंट फंड होता है। इज ओनली रिपेड व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी तभी पैसा वापस करती है जब कंपनी बंद हो जाती है। Improves credit worthiness. It boosts the company's credit worthiness, encouraging lender to provide loan. जिस कंपनी का इक्विटी शेयर का फंड बहुत बड़ा होता है या इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस भी ज्यादा होती है, उस कंपनी को लोन भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। नो चार्ज ऑन एसेट्स। फंड्स कैन बी रेज विदाउट मॉर्गेजिंग द कंपनीज एसेट्स। अगर इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी को अपनी एसेट्स बिल्कुल भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कंपनी अपनी एसेट्स तब गिरवी रखती है जैसे बैंक लोन वगैरह में, जब कंपनी को बैंक से लोन चाहिए होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट डिसीजन। और ये मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के लिमिटेशंस की। फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग स्टडी इनकम। ऐसे इन्वेस्टर्स जो ये चाहते हैं कि उनको रेगुलर और फिक्स इनकम मिले, इक्विटी शेयर्स उनके लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं होते। सिंस डिविडेंड वेरी बेस्ड ऑन द कंपनी प्रॉफिट। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स का जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी के प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेंगे
और अगर कंपनी को लॉसेज होंगे, सपोज करिए कोरोना के टाइम पे कंपनी को लॉसेस था, तो इक्विटी शेयर्स को बिल्कुल भी इसमें बेनिफिट नहीं मिला। हायर कॉस्ट, इक्विटी शेयर्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन अदर सोर्स ड्यू टू द हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के थ्रू जब भी कभी कोई कंपनी पैसा लेती है, तो अगर किसी कंपनी ने लोन के अगेंस्ट पैसा लिया है तो वो तो 8% या 9% जो भी इंटरेस्ट रेट है सिर्फ उतना ही पे करना है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी उससे ज्यादा देना पड़ेगा। सपोज करिए कंपनी को इस बार 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसे 20% का ही प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, लोन के अगेंस्ट या किसी और सोर्स के अगेंस्ट इक्विटी शेयर कंपनी को कॉस्टली पड़ते हैं। नाउ द थर्ड इज डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। आपको पता है जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो जिस भी आदमी के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो रियल ओनर बन जाता है। और सपोज करिए एक कंपनी के शेयर्स किसी एक के पास मोर देन 50% है, मतलब आधे से ज्यादा शेयर होल्डर एक आदमी बन जाता है, तो वो कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। इशूइंग मोर इक्विटी शेयर्स कैन डिल्यूट द वोटिंग पावर। ज्यादा अगर इक्विटी शेयर्स को इशू किया जाता है तो वोटिंग पावर खत्म हो जाती है। जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं वही कंपनी का ऑनर बन जाता है। एंड अर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो इससे कहीं ना कहीं बाकी के शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर भी फर्क पड़ता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी शेयर इन्वॉल्व मैनी फॉर्मेलिटीज। अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज करना चाहती है तो उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, और इवन देन कई बार ये प्रोसीजर बहुत डिले भी हो जाता है। Now the second category of shares is preference shares. Preference shares are a type of shares. Preference shares हमारे वो shares होते हैं that give shareholder a preferential right, जो कहीं ना कहीं shareholder को preferential rights देते हैं। अब एक्चुअली ये preferential rights क्या होते हैं, देखिएगा जब भी कभी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देगी, और अगर कंपनी कभी भी लिक्विडाइज होगी मतलब कंपनी बंद हो जाएगी तो सबसे पहले पैसा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का रिफंड किया जाएगा। इन दोनों बातों की वजह से ही हम इनको प्रेफरेंशियल शेयर्स कहते हैं। रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से पहले फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव करते हैं। दे ऑल्सो हैव प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल द कंपनी लिक्विडेटेड। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो पहले पेमेंट इनको दिया जाता है। However, preference shareholders usually do not have voting right, लेकिन preference shareholders इनके रियल ओनर नहीं होते क्योंकि preference shareholders के पास वोटिंग राइट नहीं होता। Merits of preferential shareholders, study income. Preferential shareholders provide a fixed rate of return. देखिएगा जितने भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मतलब प्रेफरेंशियल शेयर्स के आगे 9%, 10% एक ऐसे परसेंटेज मेंशन होती है, मतलब जितना पैसा इन्होंने एज ए शेयर्स दिया है उसके ऊपर 10% या 9% का एक फिक्स प्रॉफिट इन्हें मिलेगा। विच अट्रैक्ट टू द इन्वेस्टर सीकिंग रेगुलर इनकम, ये प्रेफरेंशियल शेयर्स उन इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। लो रिस्क, suitable for investor who want a fixed return with lower risk compared to equity share. नॉर्मली इनके अंदर रिस्क बहुत कम रहता है, इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा रहता है, तो जिन लोगों को रिस्क कम लेना है और एक फिक्स इनकम चाहिए वो प्रेफरेंशियल शेयर्स को पसंद करते हैं। नो इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास तो कोई वोटिंग राइट होता ही नहीं है, तो इस वजह से इनका कहीं भी कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। Higher dividend for equity shareholders. Fixed dividend to preferential shareholders may allow company to declare high dividend for the equity shareholders. यहाँ पर एक कंपनी ने सिर्फ 10% का प्रॉफिट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देना है, तो नेचुरल है एक कंपनी को 40% का प्रॉफिट हुआ है जिसमें से 10% उसने प्रेफरेंशियल्स को दे दिया, बाकी बचा हुआ 30% वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रिपेमेंट ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कभी कंपनी रीपेमेंट्स करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको रीपेमेंट दिया जाता है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स। कंपनी के एसेट्स पर इनका कोई भी चार्ज नहीं होता। कीपिंग देम अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल नीड, होता क्या है कि जो भी लोग प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू कंपनी को पैसा देते हैं कंपनी उनको कोई भी एसेट मोर्गेज नहीं रखती, तो कंपनी की ये जो एसेट्स बच जाती हैं जो वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के आगे मोर्गेज नहीं रखती, वो कभी भी बैंक के आगे मोर्गेज रख के और लोन रेज कर सकती है। Now the limitations of preferential shares. Lower return for risk takers. Not suitable for investors seeking high returns. ऐसे investors जिन्हें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए वो ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं, उनके लिए प्रेफरेंशियल शेयर्स बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। Dilution of equity claims. Preferential capital dilute the claim of equity shareholders on company asset. देखिएगा अगर कंपनी बंद हो रही है तो तब हमें
ये लगता है कि पैसा इक्विटी शेयर्स को दिया जाना चाहिए क्योंकि रियल ओनर वो है, जबकि ऐसा नहीं होता। पहले पैसा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। एक तरीके से इक्विटी शेयर्स का डिल्यूशन कंट्रोल वो कर जाते हैं। हायर डिविडेंड रेट्स, डिविडेंड रेट ऑन द प्रेफरेंशियल शेयर्स इज ऑफन हायर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो 9% का इंटरेस्ट रेट लगता है, लेकिन अगर डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देती है तो वो 10% देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी के लिए बैंक से लोन लेना ज्यादा आसान है, प्रेफरेंशियल शेयर से लेने वाला पैसा महंगा पड़ता है। नो गारंटीड रिटर्न, डिविडेंड आर पेड ओनली इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट। डिविडेंड सिर्फ तब दिए जाते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। मतलब अगर कंपनी लॉस में है तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये हो गया, प्रेफरेंशियल शेयर्स लेने के बाद कोई भी एश्योर्ड रिटर्न नहीं है। नाउ द फिफ्थ हेडिंग इज नो टैक्स सेविंग। देखिएगा, अगर कभी कंपनी इंटरेस्ट ऑन लोन रिपे करती है और प्रेफरेंशियल शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, दोनों में से किसी भी केस में टैक्स में कोई भी सेविंग नहीं होती। तो इस वजह से इसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स के टाइप्स की, तो पहले नंबर पर आते हैं क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। देखिएगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स वो होते हैं, दीज शेयर्स अलाउ शेयर होल्डर टू एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड। एक व्यक्ति है जिसको कंपनी को पिछले 3 साल से कोई भी डिविडेंड नहीं मिला है, उसके पास प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं। क्यूमुलेटिव वाले तो उसे 3 साल बाद सारे के सारे पिछले सालों का प्रॉफिट्स इकट्ठा मिल जाएगा। इफ द कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड इन अ पर्टिकुलर ईयर, अगर कभी कंपनी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दे पाती है, दोज डिविडेंड आर एडेड टू द फ्यूचर पेमेंट। तो ये डिविडेंड अगले साल ऐड होकर मिल जाते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दीज शेयर्स डू नॉट एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड। इन पर कोई भी पेंडिंग डिविडेंड नहीं मिलता। इफ द कंपनी स्किप अ डिविडेंड पेमेंट, शेयर होल्डर लूज दैट पेमेंट। अगर कंपनी किसी एक साल का डिविडेंड नहीं दे पाती तो उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। Participating and non-participating preference shares. Participating, holder of these shares have the right to participate in the company surplus profit। देखिएगा, होता क्या है कि एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 50% का, उन्होंने 5% प्रॉफिट जो होता है सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दिया, उसके बाद 35% प्रॉफिट इक्विटी वालों को दिया, फिर भी अभी कंपनी के पास 10% प्रॉफिट बचा है, बाद में दोबारा से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दिया। मतलब कंपनी सरप्लस प्रॉफिट में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दोबारा पार्टिसिपेट करा रही है। दिस मीन्स दे कैन गेट एडिशनल पेमेंट। इसका मतलब ये हो गया, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल, these shareholder do not participate in the additional profit beyond their fixed dividend। ये वो होते हैं जिनको एक बार अगर फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद कंपनी के सरप्लस में इनको दोबारा कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाता। दे ओनली रिसीव देयर स्पेसिफिक डिविडेंड अमाउंट एंड नथिंग मोर। इन्हें सिर्फ एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, these shares can be converted into equity share at a pre-determined price। देखिएगा, प्रेफरेंशियल शेयर्स एक आदमी ने 1 लाख के लिए हैं और उसको एक आ गया है कि 5 साल बाद वो अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में या डिबेंचर्स में कन्वर्ट करा सकता है एज पर मार्केट सिचुएशन। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स वो होते हैं जिसमें शेयर होल्डर को ये एक चॉइस दे दी जाती है कि चाहे तो वो अपना पैसा कैश ले सकता है या अपने शेयर्स को फर्दर शेयर्स में या डिबेंचर्स में कन्वर्ट करा सकता है। दिस ऑप्शन कैन बी अट्रैक्टिव इफ द कंपनी शेयर एप्रिशिएट इन वैल्यू। जिन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू एप्रिशिएट होती है तो ये ऑप्शन उनके लिए बहुत अच्छा होता है, इन्वेस्टर्स के लिए। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ये वो शेयर्स होते हैं जिनको हम एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टर रिसीव फिक्स डिविडेंड, इन्वेस्टर को फिक्स डिविडेंड मिलता है एंड गेट देयर प्रिंसिपल बैक एट मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी पर सिर्फ उनको अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर ने 50,000 रुपये एक कंपनी में नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर में इन्वेस्ट करे, 5 साल बाद इस व्यक्ति को 50,000 प्लस इंटरेस्ट दोनों चीजें मिल जाएगी, बट ये इन 50,000 को अगले शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। नाउ द टॉपिक इज डिबेंचर्स। देखिएगा, अगर कभी कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है उसे हम बैंक लोन कहते हैं, बट यही कंपनी अगर पब्लिक से लोन लेती है उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर्स आर अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर एक बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ती है। व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर्स इट बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक। कंपनी जब भी डिबेंचर्स को इशू करती है ये पब्लिक से पैसा उधार लेती है
एग्री टू रीपे इट ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, और एक फिक्स स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर ये पैसा वापस किया जाता है। डिबेंचर्स टिपिकली कम विद अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स जो होते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होते हैं, मतलब जब भी कभी कंपनी पब्लिक से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेगी तो उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, जैसे कंपनी बैंक लोन में देती है। और डिबेंचर होल्डर इसको एक रेगुलर इंटरवल में रिसीव करेंगे, वो 6 मंथ या 1 ईयर हो सकता है। डिबेंचर होल्डर आर कंसीडर क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर्स को हम कंपनी के क्रेडिटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया है। अब अगर मैं मेरिट्स की बात करता हूँ डिबेंचर्स की, तो फिक्स इनकम विद लो रिस्क। डिबेंचर्स को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक फिक्स इनकम मिलती है और इस पर रिस्क भी बिल्कुल भी नहीं होता। देखिएगा, इक्विटी शेयर के केस में तो रिस्क है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा प्रॉफिट मिलेंगे, लॉस होगा तो लॉस। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होगा। डिबेंचर्स कंपनी के लिए बर्डन है और इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियरी है। अगर कंपनी लॉस में होगी तब भी उसे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना होगा। नो प्रॉफिट शेयरिंग। देखिएगा, डिबेंचर होल्डर्स को बिल्कुल भी ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सुटेबल फॉर स्टेबल कंपनीज। नॉर्मली डिबेंचर्स उन कंपनी के लिए आइडल होते हैं जो कंपनी इस टाइम मार्केट में स्टेबल अर्निंग कर रही है। नो वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। जब इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता तो ये इक्विटी शेयर्स के राइट्स को या इक्विटी शेयर्स के कंट्रोल को डिल्यूट भी नहीं कर पाते। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Financing through debentures is often cheaper than the equity or preferential share because interest payment on debentures are deductible, reducing the overall cost. यहाँ पर जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है तो ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल से सस्ता पड़ता है, क्योंकि डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, जो कहीं ना कहीं कंपनी की कॉस्टिंग को कम करता है। लिमिटेशंस ऑफ डिबेंचर्स। फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन। देखिएगा, डिबेंचर्स किसी भी कंपनी के लिए एक फिक्स फाइनेंशियल बर्डन है। कंपनी के ऊपर ये बर्डन है, कंपनी को अगर लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या कम प्रॉफिट होंगे, उन्हें तो डिबेंचर्स होल्डर्स का रीपेमेंट करना है और इंटरेस्ट भी देनी है। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं मतलब रिपेबल हैं, द कंपनी मस्ट रिपे द प्रिंसिपल ऑन ए स्पेसिफिक डेट। तो कंपनी के लिए मजबूरी हो जाती है कि स्पेसिफिक डेट पर इन डिबेंचर्स होल्डर्स को रिपेमेंट किया जाए, विच कैन बी चैलेंजिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। और अगर कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है तो ये कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब कंपनी ऑलरेडी लॉस में और उसके बाद पता लगता है कि कंपनी को एक फिक्स रेट पर डिबेंचर होल्डर्स को 100, 200, 500 करोड़ रुपए देने हैं, जो कि एक रीपेमेंट है, तो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा बर्डन हो जाता है। लिमिटेड बोरिंग कैपेसिटी। अ कंपनी हैज अ लिमिटेड बोरिंग कैपेसिटी थ्रू द बोरिंग फंड। देखिएगा, हर कंपनी की बोरिंग्स लेने की कैपेसिटी होती है और वो एक लिमिट होती है। एंड इशूइंग डिबेंचर्स रिड्यूस दिस एबिलिटी। अब पता लगा एक कंपनी की टोटल 10 लाख रुपए लेने की कैपेसिटी है बोरिंग्स की, यहाँ पर कंपनी ने 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो अब किसी भी कंपनी के पास सिर्फ 3 लाख रुपए बचते हैं फर्दर बोरिंग्स लेने के। तो इस तरीके से डिबेंचर्स के थ्रू जब भी हम पैसा कलेक्ट करते हैं तो कंपनी की बोरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की, तो सबसे पहले आते हैं सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर, दीज डिबेंचर्स आर बैक्ड बाय द एसेट। देखिएगा, जब भी कभी पब्लिक डिबेंचर्स लेती है और पैसा कंपनी को देती है और उन डिबेंचर्स पर एसेट्स को मॉर्गेज किया जाता है, इसे कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। इफ द कंपनी फेल टू रीपे द लोन, अगर कंपनी जो होती है पब्लिक को ये डिबेंचर्स का पैसा वापस नहीं दे पाती, द डिबेंचर होल्डर हैव द राइट टू क्लेम द कंपनीज एसेट्स। तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के एसेट्स को बेचकर ये पैसा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के पास सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, these debentures do not have any specific assets। यहाँ पर जब भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं तो इसका मतलब इनके अगेंस्ट कोई भी एसेट को मॉर्गेज नहीं किया जाता। द होल्डर्स आर क्रेडिटर बट नॉट हैव अ क्लेम ऑन एसेट्स। हालांकि डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स तो होते हैं, लेकिन उनका कंपनी के एसेट्स पर कोई भी क्लेम नहीं होता, जिसकी वजह से अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं भी कर पाती तो डिबेंचर होल्डर्स उस कंपनी के एसेट्स का यूज नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड एंड बेयरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर, दीज आर रिकॉर्डेड इन द कंपनी रजिस्टर्ड। ये जो डिबेंचर्स होते हैं कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर थ्रू द फॉर्मल ट्रांसफर प्रोसेस। और इन डिबेंचर्स को अगर किसी को बेचा जाता है तो इसके लिए एक फॉर्मल ट्रांसफर प्रोसेस को फॉलो करना होता है। बियरर डिबेंचर्स, दीज कैन बी ट्रांसफर्ड सिंपली बाय हैंडलिंग देम ओवर। ये डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको ट्रांसफर करने में हम सिंपल हैंडलिंग मेथड का यूज करना पड़ता है, मतलब हमें कैश मिला और हमने डिबेंचर्स दे दिए। देर इज नो नीड फॉर एनी फॉर्मल ट्रांसफर प्रोसेस। यहाँ पर इनको ट्रांसफर करने में किसी भी ट्रांसफर प्रोसेस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं होते।
कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जैसे कि मैंने प्रेफरेंशियल शेयर्स में बताया था कि यहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो सेम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। जब डिबेंचर्स का 5 साल बाद या 7 साल बाद एक फिक्स पीरियड पर रीपेमेंट किया जाता है तो उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि चाहे तो वो इन डिबेंचर्स कैश कंपनी से ले लें और या फिर कंपनी इन डिबेंचर्स को फर्दर डिबेंचर्स में या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। दिस इज बेनिफिशियल इफ द कंपनी शेयर प्राइसेस इंक्रीजेज। ये नॉर्मली उन कंपनी के लिए बेटर होते हैं जिनके शेयर प्राइस राइज करते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ये वो होते हैं जिन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स रिसीव इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी पर वापस मिल जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर्स। फर्स्ट डिबेंचर दीज आर रिपेड बिफोर एनी अदर डिबेंचर्स। जिन डिबेंचर्स की रीपेमेंट सबसे पहले की जाती है उनको हम फर्स्ट डिबेंचर्स कहते हैं। दे हैव प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। इनको रीपेमेंट में प्रायोरिटीज दी जाती है विच मेक्स देम लेस रिस्की। और जब इनको रीपेमेंट पहले दी जाती है तो ये लेस रिस्की रहते हैं। सेकंड डिबेंचर्स दीज आर रिपेड ओनली आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर। इनको हम फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद रीपे करते हैं। दे कैरी मोर रिस्क। इनमें रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज दे गेट बैक आफ्टर, क्योंकि इनका जो पेमेंट होता है वो फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद किया जाता है। नाउ द टॉपिक इज कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक प्लेज एन एसेंशियल रोल इन प्रोवाइडिंग फंड्स टू बिजनेस। देखिएगा बैंक भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब कभी बिजनेस को फंड की जरूरत होती है। वो बिजनेस किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए और कितने भी टाइम के लिए ये फंड किसी भी बैंक से ले सकता है। दे ऑफर सेवरल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा बैंक्स बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी, कैश क्रेडिट हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया। द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक बेस्ड ऑन द बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी हो सकता है। नॉर्मली यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले हम बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हैं। लोन कैन बी रीपेड इन लमसम। कोई भी बिजनेस जो होता है बैंक से जब लोन लेता है तो उसका रीपेमेंट लमसम भी कर सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है। अब अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक की, तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज। बैंक जो होता है अलग अलग सर्विसेज देते हैं, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, बिल डिस्काउंटिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट। रीपेमेंट, लोन को हम लोग लमसम रीपे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी, बोरोवर्स ऑफन नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी और क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स। यहाँ पर जब भी कोई बिजनेस किसी भी बैंक से लोन लेता है तो उसे अपने एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी मोर्गेज में रखना होता है। ड्यूरेशन, बैंक लोन आर जनरली फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। यहाँ पर जो बैंक लोन होता है वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म तक के लिए होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन दिया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने के बेनिफिट्स। फर्स्ट इज टाइमली असिस्टेंस। देखिएगा, कोरोना के दौरान आप अपने किसी भी नियर डियर से पैसा मांगिएगा वो कोई नहीं देगा, लेकिन बैंक्स आपको कोरोना के टाइम पीरियड पे भी लोन देने के लिए रेडी थे। बैंक्स प्रोवाइड फंड्स व्हेन नीडेड। जब भी आपको पैसों की जरूरत होती है बैंक आपको पैसा दे देते हैं। विच हेल्प बिजनेस मीट देयर इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इससे बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंक्स मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी रिलेटिव से या दोस्त से पैसा उधार लेते हो तो कुछ टाइम बाद ये बात कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो जाती है, लेकिन बैंक जिनको भी पैसा उधार देता है उनकी इंफॉर्मेशन को अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखता है। एंश्योरिंग द सीक्रेसी ऑफ द फर्म, और इससे कहीं ना कहीं फर्म्स के फाइनेंशियल मैटर की सीक्रेसी मेंटेन रहती है। ईज ऑफ एक्सेस, रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक इज इजियर। यहाँ पर बैंक से लोन लेना बहुत आसान होता है, जबकि इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू या डिवेंचर्स के थ्रू पैसा लेना बहुत मुश्किल होता है। शेयर्स के थ्रू अगर कभी भी कोई भी कंपनी पैसा रेज करना चाहती है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना होता है, जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज पर किसी भी बिजनेस हाउस को लोन दे सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, द लोन अमाउंट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड। यहाँ पर लोन के अमाउंट को बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड लोन कैन बी रीपेड अर्ली इफ द फंड्स आर नॉट लॉन्गर। यहाँ पर अगर कभी भी किसी भी बिजनेस को बहुत लंबे समय तक लोन नहीं चाहिए तो वो उसको अर्ली रीपेमेंट भी कर सकता है। अब बैंक से लोन लेने की कुछ लिमिटेशंस में, फर्स्ट शॉर्ट टर्म फंडिंग। बैंक लोन आर यूजुअली अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। देखिएगा, बैंक जो है ज्यादातर केस में शॉर्ट टर्म लोन देते हैं एंड देयर रिन्यूअल और एक्सटेंशन कैन बी अनसर्टेन। अब एक बार अगर आपने बैंक से लोन ले लिया और आप चाहते हैं कि बैंक इस लोन को दोबारा रिन्यू करे तो ये बैंक के डिसीजन पर डिपेंड करता है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन, बैंक कंडक्ट थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस। बैंक कभी भी लोन देने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत थॉरोली इन्वेस्टिगेट करता है
एंड मे डिमांड सिक्योरिटी, और वो अपनी सेफ्टी के लिए कंपनी से सिक्योरिटी की डिमांड भी कर सकता है। मेकिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लोन कॉम्प्लिकेटेड, इससे क्या होता है कि लोन लेने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, देखिएगा बैंक जब भी आपको जिस पर्पस के लिए लोन देता है तो आप सिर्फ उसी पर्पस पे उसे यूज कर सकते हैं। बैंक ने बिल्डिंग के लिए दिया, आप सिर्फ उसे बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे लगाएंगे। बैंक ने मशीन के लिए लोन दिया तो आप सिर्फ मशीन में ही खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक आपको लोन देने पर कुछ रूल्स भी लगा सकते हैं, जैसे जो एसेट आपने बैंक पे गिरवी रखी है उस एसेट्स को कोई भी बिजनेस हाउस तब तक नहीं बेच सकता जब तक वो बैंक का पैसा रीपे ना कर दे। बैंक में इम्पोज स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन, बैंक जो होता है स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन को इम्पोज कर सकता है, सच एज रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ एसेट यूज्ड एज सिक्योरिटी, जो एसेट आपने एज ए सिक्योरिटी रखी है उसका आप सेल नहीं कर सकते, विच कैन इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग, और ये कहीं ना कहीं बिजनेस की नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस होता है। नाउ द टॉपिक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करा है अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के बीच में। यहाँ पर हम लोग इन इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं। दे सप्लीमेंट ट्रेडिशनल सोर्सेज लाइक कॉमर्शियल बैंक, ये वही चीज़ों को सप्लीमेंट करते हैं जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक देता है। मतलब जैसे कॉमर्शियल बैंक लोन देता है ऐसे ही ये लोग भी लोन देते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बोरिंग फंडिंग का काम करता है। बिसाइड फाइनेंसिंग दीज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कंडक्ट मार्केट रिसर्च, ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं मार्केट का रिसर्च भी करते हैं एंड ऑफर टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस टू द बिजनेस, बिजनेस को टेक्निकल और मैनेजरियल हेल्प भी देते हैं। दे आर स्पेशली सुटेबल फॉर कंपनीज नीडेड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड फॉर एक्सपेंशन, अगर किसी कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत है एज ए लोन तो कॉमर्शियल बैंक की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो ये लोन नहीं दे सकते। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई लिमिट नहीं होती, ये बहुत सारा लोन किसी भी कंपनी को दे सकते हैं। कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए ये लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंडिंग, नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म फंड देते हैं, विच इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक ज्यादातर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म देते हैं, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक से लॉन्ग टर्म लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा लॉन्ग टर्म फंड देते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज, मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल मैनेजरियल और टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हैं, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को हेल्प करता है। नाउ द थर्ड मेरिट इज इंक्रीज गुडविल। देखिएगा, बैंक से लोन तो हर एक कंपनी ले सकती है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना मतलब कंपनी फाइनेंशियली साउंड है और वो और अपने आप में एक्सपेंशन चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की गुडविल को भी राइज करता है। बोरिंग फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन कैन एनहेंस द कंपनी रेपुटेशन, अगर कोई भी कंपनी इन इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो ये कंपनी की रेपुटेशन को भी एनहेंस करता है, मेकिंग इट इजियर टू सिक्योर एडिशनल फंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। और जब कंपनी की रेपुटेशन राइज हो जाती है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स के थ्रू भी पैसा इजीली अरेंज हो जाता है। इजी रीपेमेंट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन यूजुअली बी रीपेड इन मैनेजेबल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर जो लोन है बहुत इजीली मैनेजेबल इंस्टॉलमेंट में रीपे किया जाता है, विच रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द बिजनेस, जो कहीं ना कहीं बिजनेस के फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करता है। इन टफ टाइम, देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है पैसे की जरूरत है और इकोनॉमी इंडिया की डाउन है, जब इंडिया की इकोनॉमी डाउन है उस सिचुएशन में भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं कंपनी को लोन देते हैं। So these institutions continue to provide funds even during economic downturn when other sources may dry up. अब कंपनी चाहती है कि शेयर्स के थ्रू पैसा ले, डिवेंचर्स के थ्रू पैसा ले, लेकिन इंडियन इकोनॉमी डाउन है, इस वजह से यहाँ से तो पैसा अरेंज नहीं हो सकता, तो कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसा अरेंज कर सकती है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट, रिजिड लोन क्राइटेरिया, दे ऑफन हैव स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद होता है, मेकिंग द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग, और लोन एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है। सेकंड, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिविडेंड पेमेंट, लिमिट द कंपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। देखिएगा, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इस बात पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट को रीपे किया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे किया जाए, बाद में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बोर्ड कंट्रोल, दे में एक्वायर रिप्रेजेंटेशन ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिएगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा लोन देते हैं, तो इसी वजह से ये अपना रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एडजस्ट करते हैं।
विच कैन रिस्ट्रिक्ट द कंपनीज मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पावर, और कहीं ना कहीं ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर में एक रिस्ट्रिक्शन का काम भी कर जाते हैं। नाउ द टॉपिक इज बॉन्ड, ये भी हमारा एक बोरोड फंड है। अ बॉन्ड इज अ डेप्ट सिक्योरिटी, डेप्ट सिक्योरिटी मींस बोरोड फंड इशूड बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस टू रेज फंड। ये नॉर्मली गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस इशू करते हैं पैसे को अरेंज करने में। व्हेन यू परचेज अ बॉन्ड, जब भी आप कोई बॉन्ड परचेज करते हैं, यू आर एसेंशियली लेंडिंग मनी टू द इशूअर इन रिटर्न फॉर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब बॉन्ड खरीदने के बाद आपने जिस कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं या गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, आपने उनको उधार दिया है और वो लोग आपको एक फिक्स पीरियड के बाद इंटरेस्ट पे करेंगे। प्रॉमिस टू रिसीव द बॉन्ड फेस वैल्यू, और जो भी बॉन्ड की फेस वैल्यू होगी मैच्योरिटी पीरियड पर वो भी वापस की जाएगी। सपोज करिए एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, मतलब इस 1000 रुपए के बॉन्ड पर 50 रुपए का इंटरेस्ट पे किया जाएगा ईयरली। मैच्योरिटी 10 ईयर है, तो यहाँ पर आप 1000 रुपए का बॉन्ड 10 साल बाद वापस पाएंगे, मतलब मैच्योरिटी पर इन बॉन्ड्स का रीपेमेंट किया जाता है। तो 10 साल तक तो इंटरेस्ट दिया और 10वें साल इन बॉन्ड्स को रीपे कर दिया गया। मैरिट्स ऑफ बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम, नॉर्मली ये उन लोगों के लिए बेटर होते हैं जो फिक्स्ड इनकम और स्टडी इनकम चाहते हैं। लोअर रिस्क, गवर्नमेंट बॉन्ड लाइक दोज इशूज बाय द इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड वो होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है, आर कंसिडर वेरी सेफ, ये किसी भी शेयर स्टॉक वगैरह के कंपेरेटिवली ज्यादा सेफ माने जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, इंक्लूडिंग बॉन्ड्स इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैन हेल्प बैलेंस रिस्क, अगर आपने बॉन्ड्स को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व किया हुआ है तो ये आपके रिस्क को कम करता है, क्योंकि कुछ पैसा आप शेयर्स में लगाओगे जो बहुत ही रिस्की प्रोफाइल है, कुछ पैसा आप बॉन्ड्स में लगाओगे जो लीस्ट रिस्की प्रोफाइल है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर स्टॉक डिक्लाइन इन वैल्यू, अगर आपके शेयर्स का रेट डाउन हो गया है, द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड कैन हेल्प, तो यहां पर आपके बॉन्ड का जो फिक्स रेट है, जो स्टेबिलिटी है, वो आपको हेल्प करेगी। प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, if XYZ goes bankrupt, bond holders will be paid before shareholder, अगर कोई भी एक कंपनी बैंकरप्ट हो रही है जिसके वो बॉन्ड है, तो सबसे पहले शेयर होल्डर से पहले इस बॉन्ड होल्डर्स को पैसा दिया जाता है। मेकिंग बॉन्ड्स अ सेफर इन्वेस्टमेंट, तो इसी वजह से जो बॉन्ड्स हैं किसी भी व्यक्ति के लिए एक सेफर इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। नाउ द फिफ्थ मेरिट इज टैक्स बेनिफिट, म्युनिसिपल बोर्ड इन इंडिया ऑफन प्रोवाइड टैक्स फ्री इंटरेस्ट एनहेंसिंग देयर अट्रैक्टिवनेस, यहाँ पर बॉन्ड पर टैक्स इंटरेस्ट पर नहीं लगता, मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। लिमिटेशंस, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क, if market interest rate rises at 6%, the value of your existing XYZ bond may fall below 1000 because new bond offer high interest return, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो नेचुरली नए बॉन्ड्स पर ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट, इफ इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 5%, द रियल वैल्यू ऑफ योर 50 इंटरेस्ट पेमेंट डिमिनिशेस, और कई बार ऐसा होता है कि बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो इन्फ्लेशन रेट से कम हो गया, तो इससे आपके बॉन्ड की वैल्यूएशन पे भी फर्क पड़ता है। क्रेडिट रिस्क, इफ XYZ फेसेस फाइनेंशियल ट्रबल एंड डिफॉल्ट, और अगर पता लगा कंपनी ही डिफॉल्टर हो गई है, यू माइट नॉट रिसीव योर इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इवन देन आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिलेगा। लेस पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, वाइल स्टॉक कैन प्रोवाइड हाई रिटर्न्स, शेयर मार्केट आपको बहुत बड़ी रिटर्न्स देती है, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ दे जाती है। बॉन्ड्स यूजुअली ऑफर लो ग्रोथ, और बॉन्ड जो है बहुत स्लो ग्रोथ रखता है। इफ XYZ स्टॉक एप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली, योर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में लेग बिहाइंड, अगर XYZ स्टॉक जो है एप्रिशिएट हो रहे हैं तो आपके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट पीछे हो जाएगा। लिक्विडिटी रिस्क, सम बॉन्ड्स मे नॉट बी इजीली सोल्ड बिफोर मैच्योरिटी, बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनका मार्केट परफॉर्मेंस बहुत बेकार है और उनको मैच्योरिटी से पहले अगर मैं बेचना चाहता हूं तो बिक ही नहीं सकते। इफ यू नीड अ कैश एंड योर बॉन्ड इज नॉट ट्रेडेड एक्टिवली, अगर आपको कैश की जरूरत है और आपके बॉन्ड मार्केट में एक्टिवेटली ट्रेड नहीं किए जा रहे हैं, यू मे हैव टू सेल एट अ लॉस, तो आपको मजबूरी में लॉस पर बेचना होगा। तो देखिएगा, अगर मैं ऑनर्स और बोरोड फंड के डिफरेंस की बात करता हूँ, ऑनर्स फंड वो होते हैं जो ऑनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और बोरोड फंड वो होते हैं जो आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से अरेंज करते हैं जिसका आपको एक पीरियड के बाद रीपेमेंट देना मस्ट है। एग्जाम्पल हो सकते हैं इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग, और बोरोड फंड के एग्जाम्पल हो सकते हैं लोन, डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। कॉस्ट, ऑनर्स फंड की कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर फिक्स प्रॉफिट रेशियो नहीं होता, डिविडेंड हमेशा मैंडेटरी नहीं होता, जबकि बोरोड फंड पर इंटरेस्ट पेमेंट मैंडेटरी होता है और ये फिक्स्ड होता है। कंट्रोल,
नॉर्मली ऑनर्स फंड के होल्डर जो होते हैं पूरे बिजनेस पे कंट्रोल रखते हैं और उनके पास वोटिंग राइट होता है, जबकि बोरोड फंड के पास ऐसा कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता और ना ही बोरोड फंड होल्डर ऐसा कोई अपना कंट्रोल बिजनेस पे रखते हैं। रिस्क इज बोर्न बाय द ओनर, यहाँ पर सारा का सारा रिस्क ओनर का होता है। दे लूज देयर इन्वेस्टमेंट, कई बार ओनर जो होता है अपना इन्वेस्टमेंट भी लूज कर जाते हैं। बोरोड फंड, रिस्क इज बोर्न बाय कंपनी, यहाँ पर इस सारा का सारा कंपनी उठाती है। फेलियर टू रीपेमेंट में लीड टू इंसॉल्वेंसी, और अगर कोई कंपनी इस बोरोड फंड का रीपेमेंट नहीं कर पाती है तो उसे हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ द टॉपिक इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, दैट इज आईसीडी। देखिएगा, जैसे हमें कभी कभी पैसों की जरूरत होती है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से पैसा उधार ले लेता है, ऐसे ही जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से पैसा फॉर द शॉर्ट टाइम लेती है। शॉर्ट टर्म लोन मेड बाय वन कंपनी टू अनदर, ये हमारा वो शॉर्ट टर्म लोन है जो एक कंपनी दूसरे से लेती है। दीज आर टिपिकली अनसिक्योर्ड, ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड है, और मीनिंग दे आर नॉट बैक्ड बाय द सिक्योरिटी, इनके पीछे कोई भी सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं रखी जाती। कंपनीज यूज आईसीडी प्राइमरीली फॉर देयर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म कैश नीड। स्टार्टिंग में आईसीडी को इसलिए मैनेज किया जाता था क्योंकि कंपनी को कैश की जरूरत होती थी। पर्पस, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट इज अ वे फॉर लार्ज कंपनीज, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा वे है टू मैनेज देयर कैश फ्लो एफिशिएंटली, अपने कैश फ्लो को मैनेज करने का। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी हैज एक्सेस कैश, अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा कैश है एंड वांट्स टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट, और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया जा सके, इट कैन डिपॉजिट दैट कैश विद अनदर कंपनी, तो वो ये कैश किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। कन्वर्सली, इफ अ कंपनी नीड क्विक कैश फॉर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, नॉर्मली ये उन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करेंगे जिन्हें बहुत जल्दी पैसा चाहिए होता है अपनी रीपेमेंट्स करने के लिए, और पैसा भी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है। आरबीआई गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिमम ड्यूरेशन जो आईसीडी की 7 डेज रहेगी एंड दे कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर, और ये मैक्सिमम 1 ईयर तक जा सकती है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज कंपनी टू चूज अ ड्यूरेशन दैट सूट्स फॉर देयर फाइनेंशियल नीड, तो यहाँ पर एक तरीके से दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कंपनी को ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है टू चूज ड्यूरेशन, अपना ड्यूरेशन खुद चूज करने के लिए। मतलब यहाँ पर इनका ड्यूरेशन 7 दिन से 1 साल है, लेकिन कंपनी 1 साल भी नहीं चाहती, 7 दिन भी नहीं चाहती, वो 2-3 मंथ चाहती है, तो वो अपने आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की, तो 3 तरीके के, 3 मंथ, 6 मंथ और कॉल डिपॉजिट। Now the first is 3-month deposits. These are deposits made for period of 3 months. ये deposits हमेशा 3 महीने के लिए होते हैं। They are typically used for short-term cash. इनको हम short-term cash के लिए यूज करते हैं। Can offer better interest rate, और इस पर इंटरेस्ट रेट अच्छा दिया जाता है, मतलब ट्रेडिशनल बैंक से ज्यादा होता है। 6 मंथ डिपॉजिट्स, 3 मंथ डिपॉजिट्स के जैसे इनका पीरियड 6 मंथ होता है। यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट हायर दिया जाता है किसी भी लॉन्गर कमिटमेंट से। कॉल डिपॉजिट्स, These deposits can be withdrawn at any time. इन डिपॉजिट्स को कंपनी कभी भी विड्रॉ कर सकती है, मेकिंग देम वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर द कंपनीज दैट मे नीड क्विक एसेट्स, नॉर्मली ये उन कंपनीज के लिए बेटर होते हैं जिन्हें एकदम पैसों के एक्सेस की जरूरत होती है। सो फाइनली हमारा पार्ट 2 आज खत्म हो जाता है। ये चैप्टर बहुत आसान है, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज का यूथ है, यूट्यूब से 100% मार्क्स लेना जानते हैं। अब हम इसका वन शॉट अपलोड करेंगे। वन शॉट को आप सुनिएगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक ही शॉट में समझ में आ जाएगा, और बाद में आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसे ज्वाइन करिएगा। उसमें इस चैप्टर के एमसीक्यूज, नोट्स और बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।